वेलकम बैक टू गुरुकुल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे श्वसन अंग के बारे में। पिछली वीडियो में हमने श्वसन से संबंधित कुछ इंट्रोडक्शन आप लोगों को कराया था और उसके बारे में कुछ बताया गया था। आपको इस लेसन से संबंधित पढ़ना क्या क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया था। तो हमारी जो आज की टॉपिक थी वो था श्वसन अंग। जैसे कि जो स्थलीय जीव होते हैं उनमें जो श्वसन है वो ऑक्सीजन वायु के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और जो बाहरी वायुमंडल होता है वायुमंडलीय वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। लेकिन जो जलीय जीव होते हैं वे अपना ऑक्सीजन जो जल में घुली हुई या घुलित अवस्था में जो पाई जाती है ऑक्सीजन, उसी के द्वारा प्राप्त करते हैं। जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन होता है उसको प्राप्त करने के लिए जीवों को कम ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, लेकिन जो जलीय ऑक्सीजन होता है उसकी प्राप्ति के लिए जीवों को अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यानी कि कुल मिलाकर के बात कहें तो जो जलीय श्वसन होता है, यानी कि जो जलीय जंतुओं में जो श्वसन होता है उन्हें ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करना पड़ता है, और इसके लिए श्वसन हेतु अनुकूलन के लिए जो जलीय जीव होते हैं उनमें श्वसन भी भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। अलग अलग तरह के जीवों में जो श्वसन अंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले जलीय जीवों में, और उसके बाद बात करेंगे स्थलीय जीवों में। तो जो जलीय जंतु होते हैं, सबसे सूक्ष्म जीव, जैसे हम बात करें फाइलम का प्रोटोजोआ की, फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत कुछ अमीबा आएंगे, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो इन सब जीवों में जो श्वसन है उनकी जो बाहरी भित्ति होती है उसी के द्वारा विसरण के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कि ऑक्सीजन जो जल में घुला हुआ है वो उसके शरीर में प्रवेश करती है, और उसी भित्ति के द्वारा ही विसरण की प्रक्रिया द्वारा जो वेस्टेज गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उनके शरीर से बाहर निकलती है। क्योंकि हम यहाँ पर विभिन्न जंतुओं के बारे में थोड़ी शार्ट ही जानेंगे, क्योंकि हम यहाँ ह्यूमन कार्यकी के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव कार्यकी के बारे में पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हमें जीव जंतुओं के बारे में, इन सब के बारे में कम जान करके अधिक हमें मनुष्य के बारे में जानना है। ठीक, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा जान लेते। केवल जो दूसरा संघ था आपका पोरीफेरा के अंतर्गत जो जीव आता है ल्यूकोस्लोनिया, उसमें जो जल है धारा के रूप में, यानी कि संवहन धारा के रूप में उसके शरीर में प्रवेश करता है, और उसकी जो अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वो ऑक्सीजन को विसरण के माध्यम से प्राप्त करती हैं, और उसके बाद जो वेस्टेज जो भोज्य पदार्थ है या गैसेज हैं वो ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह से जो सीलन-टेट्रा के जीव हैं जैसे हाइड्रा हो गया, स्पॉन्जिसिला हो गया, इन सब में भी जो श्वसन है उसकी बाहरी भित्ति के द्वारा ही होता है। बात करते हैं एनिलिडा के अंतर्गत केचुआ आता है, जोंक आता है। तो इनमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, इसकी जो बाह्य त्वचा होती है बाह्य त्वचा के माध्यम से होता है, और इस के अनुकूलन के लिए इनकी जो बाह्य भित्ति होती है और थोड़ी मुलायम होती है और पतली होती है।
हमेशा नम होती है। इसी के संग का एक जीव है, यानी कि एनिलिडा का है नेरिस। उसमें श्वसन अंग के अनुकूलन हेतु पैरापोडिया पाया जाता है, जिसके माध्यम से वह सांस आसानी से ले सकता है। इसके और आगे बात करें हम आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा में भी जो जीव आते हैं, जैसे काकरोच हो गया, झींगा मछली हो गया, तो इनके शरीर पर भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसे ट्रेकिया बोला जाता है या श्वासनाल बोला जाता है। इसी के द्वारा ये श्वसन जो है आसानी से कर ले जाते हैं, यानी कि इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो सीधे सीधे वायु के संपर्क में होती हैं, अतः जो इनमें वायु अंदर प्रवेश करती है वह सीधे उन कोशिकाओं को प्राप्त हो जाता है, यानी कि उनमें से ऑक्सीजन सीधे सारी कोशिकाओं को प्राप्त किया हो जाता है। इसकी वजह से जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो बहुत अधिक सक्रिय होते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं। और बात करते हैं इसके आगे, जो सरीसृप रेंग कर चलने वाले जो जीव हो गए, या जो कुछ जलीय जीवों के अंतर्गत आएंगी, मछलियाँ आती हैं। तो मछलियों में जो श्वसन है उसके लिए प्रमुख अंग गिल्स होते हैं, यानी कि गलफड़ों के माध्यम से मछलियों में श्वसन होता है। तो इनमें भी मछलियों की जो संरचना होती है, उनकी बनावट जो है, उनके आधार पर जो श्वसन अंग होते हैं उनमें भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे हम कुछ मछलियों की बात करें, जैसे उपास्थल मछलियाँ हो गई, तो उपास्थल मछलियों में श्वसन के लिए जो बाह्य गिल्स होते हैं, और जो अस्थिल मछलियाँ हों, अस्थिल मछलियों में श्वसन हेतु आंतरिक गिल्स होते हैं, तो इसके द्वारा इनमें श्वसन की क्रिया होती है। तो ये था जलीय जीव में श्वसन। दूसरा टॉपिक है स्थलीय जंतुओं में। तो स्थलीय जीवों में भी ढेर सारी भिन्नताएं होती हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले सरीसृप की, रेंग कर चलने वाले या पक्षी वर्ग हो गए या स्तनधारी वर्ग हो गए, इन सब में श्वसन के लिए फेफड़े जो हैं ये प्रमुख अंग माने जाते हैं, यानी कि श्वसन के लिए इन सभी जीवों में, स्थलीय जो उच्च कोटि के जीव हैं, कार्डेटियंस जीव हैं, उनमें फेफड़े प्रमुख अंग माने जाते हैं। इसी तरह कुछ जो उभयचर हैं, जैसे मेढक हो गया, तो इनमें भी श्वसन हेतु फेफड़े पाए जाते हैं। कुछ मछलियों में भी इसके अनुकूलन के लिए एयर ब्लैडर यानी कि वाताशय उपस्थित होता है। जंतु चाहे जलीय हों या स्थलीय, इन सब में जो श्वसन सतह के लक्षण हैं वो सभी समान होते हैं। श्वसन सतह यानी कि जिसके माध्यम से जो गैस है वो शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और उसी से यानी कि जो शरीर में विभिन्न कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप बन रहा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उस शरीर से बाहर निष्कासित होती है। यानी कि जिस सतह के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है वही क्या कहलाती है, श्वसन सतह। ठीक, तो इसके लिए लिखा है एक अच्छी श्वसन सतह की विशेषताएं, यानी कि जिसके माध्यम से गैसों का परिवहन यानी कि आदान प्रदान हो रहा है, उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए लिखा है कि सतही क्षेत्र विशाल होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक गैसीय विनिमय सुगमता से हो सके, यानी कि जहाँ से गैसों का आदान प्रदान हो रहा है उसका क्षेत्र बड़ा होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, जिसके माध्यम से अत्यधिक गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सके। दूसरी बात आती है कि इसकी भित्ति पतली होनी चाहिए, क्योंकि भाई गैस हैं, यदि मोटे भित्त होगी
तो उसे पार करने में, उस भित्ति को पार करने में कठिनाई होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भित्ति है यानी कि ये दीवार है उसको पतली होनी चाहिए। तीसरी बात आती है कि इसमें प्रचुर रक्त आपूर्ति होनी चाहिए, यानी कि जब उस भित्ति को पार कर गैस शरीर में प्रवेश करे तो उसी के नज़दीक ही रक्त की आपूर्ति वाली नलिकाएं होनी चाहिए, जिसके माध्यम से जो ऑक्सीजन है पूरे शरीर में आसानी से और शीघ्रता से पहुंच सके। तो इसके लिए ये भी ज़रूरी होना चाहिए कि उन जो श्वसन सतह है वो श्वसन सतह के नज़दीक ही रक्त आपूर्ति वाली जो नलिकाएं हैं वो भी अधिक मात्रा में होनी चाहिए, या उन रक्त वाहिकाओं का सघन जाल होना चाहिए। चौथी बात है इसमें इसे यानी कि जो श्वसन सतह है इसको नम बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। यानी कि यदि हम इन श्वसन सतह को नम बनाए रखेंगे तो इसमें गैसीय जो विनिमय है वो आसानी से हो सकेगा। लास्ट पॉइंट है कि मनुष्य व उच्च जंतुओं में आए कुशल परिवहन तंत्र के नज़दीक होना चाहिए। क्योंकि भाई जो यदि हम या जीव हैं तो जीव के जो प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं, प्रत्येक कोशिकाओं को अपना कार्य करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्वसन से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि ऑक्सीजन का परिवहन या ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचे, तो इसके लिए भी एक परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है।